स्वागत है दोस्तों, एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग बाय डॉक्टर सुधीर सर में एक बार पुनः उपस्थित हम आपके बीच में एक नए टेस्ट सीरीज के साथ। दोस्तों, इससे पूर्व भी मैंने कई प्रैक्टिस सेट, कई टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपनी बातें आपके सामने रखी। बहुत सारे बादल अब छट चुके हैं, कोरोना का कहर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, निकट भविष्य में सारी चीज़ें सामान्य हो जाएंगी, ऐसी आशा ईश्वरीय कृपा से सब लोग कर रहे हैं। परीक्षा निश्चित रूप से टल गई है, लेकिन यह अनंत काल तक नहीं टली है। निकट भविष्य में यथाशीघ्र ही इसकी नई डेट घोषित की जाएगी, जो संभवतः जुलाई या उसके आसपास होनी चाहिए। उस स्थिति में आप शिथिलता नहीं बरत सकते, जिसको लेकर मैं बार बार आपसे कहते आ रहा हूं। और आप अपने लक्ष्य के प्रति कंसंट्रेट हैं, संकेंद्रित हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं यह वैकेंसी 5 वर्षों के बाद आई है। 1,13,000 एप्लीकेंट्स हैं। मैं डराना नहीं चाह रहा आपको, लेकिन वास्तविकता से अवगत कराना भी अपना उत्तरदायित्व समझ रहा हूँ। उस स्थिति में आपको शिथिलता नहीं बरतनी है। आपको इन किन प्रकारेण अपने को सक्रिय रखना ही होगा, और उसका सबसे अच्छा माध्यम होता है कि आप प्रैक्टिस सेट के माध्यम से या टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपने आप को परखते रहें, अपनी कमियों को, अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट को वॉच आउट करते रहें और उस पे अपनी पकड़ ढीली न पड़ने दें। आइए शुरुआत करते हैं। जो श्रृंखला मेरे द्वारा चलाई जा रही है, इससे पहले भी रैंडमली हमने एक टेस्ट सीरीज आपको दिया था, और एक बार पुनः एक नए टेस्ट सीरीज के साथ उपस्थित हूँ। मैं ये कहता आ रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की ज़रूरत है, यू आर मोस्ट वेलकम। अगर नहीं है तो आप पैटर्नों को समझिए, बेनिफिटेड होइए, लाभ उठाइए, यहाँ पर प्रश्नों को देखिए और प्रश्नों के माध्यम से अपनी तैयारी को परखिए। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी टेस्ट सीरीज में प्रवेश करने के लिए आपको कुछ इस तरह की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होगी, जैसे अपनी डिटेल्स देने होंगे। और इस टेस्ट सीरीज में, जैसा कि मैंने आपसे पुनः एक बार बताया भी था कि आपको आपकी एक्यूरेसी, आपकी इफिशियंसी, एग्ज़ाम का जैसा एनवायरनमेंट है, वो सारी निर्णय लेने की क्षमता विद इन टाइम आपको डेवलप करनी होगी, जवाब देना होगा। तो ऐसे मैंने बताया आपसे कि आप इसमें एंट्री करते हैं, और एंट्री करने के बाद आपको यह टेस्ट सीरीज खुल गई। अब यहाँ पर आपको आयोग के पाठ्यक्रम के हिसाब से प्रश्न आपको मिलेंगे। जैसा कि मैंने बताया आपको कि 6 यूनिट से प्रश्न रहेंगे, और उसकी शुरुआत हम करेंगे पहले प्रश्न से। और आप देखें पहले प्रश्न को यहाँ पे, जो यहाँ पे आपके लिए है, और वह है करंट अफेयर से। किस आईआईटी संस्थान द्वारा ऑक्सीजन समस्या से निपटने के लिए मिशन भारत 02 चैलेंज लॉन्च किया गया है? विच आईआईटी इंस्टीट्यूट लॉन्च्ड द मिशन भारत 02 चैलेंज टू टेकल द ऑक्सीजन प्रॉब्लम? दोस्तों, आईआईटी की जो इनोवेशंस होते हैं, उससे आयोग ने प्रश्नों को चयन किया है, तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। और यहाँ पर मैंने इस प्रश्न को करंट अफेयर्स में चयन किया है, और इसका जो सही जवाब होगा उसको आप पुट करेंगे यहाँ पे। जैसे राइट आंसर है इसका आईआईटी कानपुर, तो यू हैव टू पुट योर आंसर हियर आईआईटी कानपुर एंड मूव टू फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बार पुनः इंटरनेशनल अफेयर्स से आप इसको मान सकते हैं, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन का पैटर्न है जो करंट अफेयर्स का, उसमें नेशनल, इंटरनेशनल अफेयर्स, साथ ही साथ ग्रेट पर्सनालिटीज, साथ ही साथ आपका जो स्पोर्ट्स और जो रिसर्च जो होते हैं उसको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पर ये इंटरनेशनल अफेयर्स भी हो सकता है या फिर पर्सनालिटीज भी हो सकता है। दोनों को देखते हैं इस प्रश्न के माध्यम से। मई 2021, क्योंकि दोस्तों एक बात आप ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा एक्सटेंड हो गई है, इसलिए ये जून को भी हमें कवर करना पड़ सकता है करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी पेपर प्रिपेयर शायद नहीं हुआ था, और अभी फॉर्म की स्क्रूटनी चल रही थी, तभी तक जो है ये स्थितियाँ हो गई। तो शायद पेपर नहीं बना हो, अगर पेपर बनेगा तो मे भी
मई की करंट अफेयर्स को भी ये शामिल करें, लिहाजा हम शिथिलता नहीं बरत सकते। तो शुरू करते हैं मई के संदर्भ में। मई 2021 में नेपाल की कामिरीता ने, अब यहाँ पर डैश है, किस बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके एक नया रिकॉर्ड बनाया? दोस्तों 25th टाइम, यानी कि 25वीं बार। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में 25वीं बार आपका जवाब होगा, और यहाँ पर देखिए जवाब मैंने सही कर दिया। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आ गया एक बार पुनः किसी स्पोर्ट्स से। स्पोर्ट्स भी आपके सिलेबस का हिस्सा है। प्रणति नायक, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए अर्हता हासिल की, प्रणति किस खेल से संबंधित हैं? प्रणति नायक who qualified for the Tokyo Olympic 2021, which sports is related to Pranati? Now you have to put your answer, and the answer will be gymnastic. Your answer will be gymnastic. And now move to the question number 4. क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर जैसे कि आपको मैंने बताया था, इससे पूर्व जो आयोग ने परीक्षा संपन्न कराई थी, कर्नाटक के चुनाव से संबंधित सीटों के बारे में पूछा था। इसके पूर्व उन्होंने जो मुख्यमंत्री थे चंद्रशेखर राव, जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हुए थे, उनके संदर्भ में पूछा था। तो यहाँ पर जो 4-5 चुनाव हुए हैं उनके सीटों के संदर्भ में कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी हारी हैं, या फिर वहाँ पर 294 सीट थे तो कितने सीटों पर चुनाव संपन्न हुए, 292 पे 2 उम्मीदवार जो कोरोना की वजह से जिनका वो हो गया था, तो 292 पर चुनाव हुआ था। इस तरह के आंकड़े आपको अपने दिमाग में रखने होंगे कि कहाँ पर रंगा स्वामी बने हैं, कहाँ पर जो है आपको ममता बनर्जी बनी है, कहाँ पर ये मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन बने हैं। इन सारी बातों को मैं फर्दर लेकर उपस्थित होता रहूँगा। यहाँ पर जो प्रश्न है कि मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन ने किस राज्य के मुख्यमंत्री की शपथ ली 2021 में? देखिए इसका जो सही जवाब होगा वह होगा तमिलनाडु। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है इंटरनेशनल अफेयर से हो गया। सड़कों पर चालक रहित कारों को चलाने की अनुमति प्रदान करने वाला इनमें से विश्व का पहला देश कौन बना? विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अलाउ ड्राइवरलेस कार्स ऑन द रोड्स? इसको मैंने दोस्तों, बहुत सारे लोगों की जो प्रॉब्लम थी कि सर अनेबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इन हिंदी, तो मैंने इसको कोशिश करा है कि बाइलिंगुअल करें, जिससे कि परीक्षा में बाइलिंगुअल होता है। तो अगर इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन टू अंडरस्टैंड द हिंदी, यू कैन अंडरस्टैंड थ्रू इंग्लिश आल्सो। तो यहाँ पर आप देखें इसका जो सही जवाब होगा वह होगा इंग्लैंड। यहाँ 4 ऑप्शन आपको दृष्टिगत होंगे और इंग्लैंड इसका सही जवाब होगा। इसको लगा करके आप आगे बढ़ जाएंगे और आ जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो है वह आपका अवार्ड से रिलेटेड है, और अवार्ड हो, ब्रांड एम्बेसडर हो, सूचकांक हो, इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। मैं बार बार आपको इंगित करता रहा हूँ, पैटर्नों से अवगत कराता रहा हूँ और कहता रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि अगर आप कर पा रहे हो तो कर लो, नहीं लगता है कि कहीं कोई कमी है तो थोड़े सी शुल्क अदा करके आप वो सारी चीज़ें प्राप्त कर लो। नहीं तो फिर ये पंचवर्षीय योजना, फिर नेट पीएचडी है कि नहीं, फिर पता नहीं क्या क्या नियमों में परिवर्तन, राहें बड़ी दुरूह और कठिन से कठिनतम होती जाएंगी दोस्तों। तो आप अपनी तैयारी की शिथिलता नहीं बरतिए। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। इनमें से किस अभिनेता को मई 2021 में न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? विच ऑफ दिस एक्टर्स ऑन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन May 2021? अनुपम खेर is the right answer of this question. Now move to the question number 7, and this question belongs to टीचिंग एप्टीट्यूड। जैसा कि मैंने आपसे बताया है कि आयोग की जो मैंडेटरी है उसमें एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस उनको रखने हैं, और यहाँ पर मैंने भी प्रयास किया है कि कम से कम 4 प्रश्न एक आपके सेक्शन से हो, एक यूनिट से हो, और यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा वह टीचिंग एप्टीट्यूड से होगा। क्योंकि 5 या 6 क्वेश्चन मुझे करंट अफेयर से इसलिए रखने पड़ जाते हैं कि इसका दायरा बड़ा ही असीमित है, विशाल है, और उसको आप ट्रेस आउट नहीं कर पाते हैं, इसलिए उसको थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा रखना पड़ता है। अब आइए बढ़ते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ देखें अनुदेशन एवं शिक्षण में परस्पर एक समानता है
और किस संदर्भ में समानता है? इसका जो सही आंसर है वह है, देखिए एक टेस्ट का आंसर आपको मुझे यहाँ प्राप्त हुआ है अभी। खैर आप देखिए यहाँ पर जो समानता है वह किस संदर्भ में है, क्योंकि इसका आंसर जो होगा बी सही होगा कि दोनों में ही पृष्ठ पोषण, पुनर्वाचन, पाठ्य विश्लेषण पर विशेष बल दिया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इन बोथ ऑफ देम स्पेशल एम्फेसिस इज गिवन टू रीरीडिंग टेक्सचर एनालिसिस ऑल्सो। तो यहाँ पर बी इसका सही जवाब हुआ। अब हम बढ़ चलेंगे तीसरे प्रश्न की तरफ, बढ़ेंगे 8वें प्रश्न की तरफ। और 8वां प्रश्न यहाँ पे जो मैंने रखा है कि निम्न में से किस विधि से छात्रों का सर्वश्रेष्ठ मूल्यांकन संभव है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज द बेस्ट असेसमेंट ऑफ ए स्टूडेंट्स पॉसिबल? यू कैन सी हियर 4 ऑप्शंस, और इसमें जो सही जवाब होगा आपका वह होगा कंटिन्यूअस इवोल्यूशन, यानी कि निरंतर मूल्यांकन। निरंतर मूल्यांकन से सर्वश्रेष्ठ मूल्यांकन संभव है। दोस्तों यह टेस्ट सीरीज है, जैसा कि प्रैक्टिस सेट में आप देखते हैं मैं डिटेल में जाता हूँ, यहाँ पर मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। यहाँ पर मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपको टेस्ट सीरीज से अवगत करा सकूँ, आपको पैटर्न से अवगत करा सकूँ, विद इन टाइम जवाब देने से अवगत करा सकूँ, आपको आपकी इफिशियंसी से अवगत करा सकूँ, आपको उन 6 यूनिट संबंधित सवालों से अवगत करा सकूं, और साथ ही साथ मैं क्वालिटेटिव सवालों के साथ उपस्थित होता हूं। मैं कुछ ऐरे गहरे क्वेश्चंस लेकर उपस्थित नहीं हो सकता, मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सिलेबस के क्वेश्चन के साथ उपस्थित होता हूं जो आपके लिए रिलेवेंट हो, जो आपके परीक्षाओं में छप जाए ईश्वरी कृपा से। तो आप इसका आंसर देख सकते हैं 8वें का सी। और अब हम बढ़ चलेंगे 9वें सवाल की तरफ। और 9वां सवाल है, विद्यार्थियों की प्रगति जानने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम कौन सा है? व्हाट इज द बेस्ट वे टू नो द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स? और इसका जो सबसे सही जवाब है वह है उनका परीक्षण करना, टू टेस्ट देम। 9वें का डी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न एक बार पुनः आ गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी से। और जैसा कि आप जानते हैं इस बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी जारी हुई है, तो यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन निश्चित तौर पर आना चाहिए कि कौन इसके मसौदा समिति का अध्यक्ष था, कस्तूरी रंगन थे, कौन सी 10+2 या कौन सी इसमें 6+2+ क्या कितना % झोले का बैग का वो रखा गया है। बहुत सारी बातें इसमें है, कब पहली पॉलिसी आई थी। और यहाँ पर यह प्रश्न देखिए कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया है? दोस्तों इसको लागू किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के ऊपर। तो अब आप बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और जैसा कि मैंने बताया था कि अब अगला प्रश्न आपका होगा वह होगा आईसीटी से, क्योंकि सारे यूनिट्स को हमें टच करना है। और यहाँ पर 11वां प्रश्न आप देखें, कंप्यूटर में प्रोग्राम में त्रुटियों को क्या कहा जाता है? व्हाट आर द एरर्स इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स? अब इसको क्या कहा जाता है? फॉलिश, मिस्टेक्स, बग्स या स्पैम? Obviously, bugs is the right answer of this question. Now move to the question number 12. अब आगे बढ़ेंगे 12वें प्रश्न में, निम्नलिखित में कौन आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों है? Which of the following are both output and input devices? दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह होगा मॉडेम। मॉडेम आउटपुट और इनपुट दोनों डिवाइसों में काउंट किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, हम आपको एक बात और बता दें कि प्रश्नों का जो लेवल होता है उसको लेकर के आपको घबराने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। बस आपको संतुलित अपना व्यवहार, अपनी जो कॉन्फिडेंस है उसको संतुलित रखना। यह एक सामान्य ज्ञान है, यहाँ पर आपको डेप्थ ऑफ नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। आयोग आपके डेप्थ ऑफ नॉलेज के लिए उसने एक पेपर रखा है जो 70 नंबर का है, जो आपके सब्जेक्ट का है, जिसमें आप मास्टर हो, जिसमें आप डॉक्टरेट हो, जिसमें आपने नेट करा है, जिसमें आप JRF हो, वहाँ पर आपकी विद्वता का परीक्षण होना है। यहाँ पर तो आपको सिर्फ सामान्य ज्ञान चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको समाज को दिशा देनी है, आप प्रोफेसर बनने जा रहे हो, तो वहाँ पर तो सामान्य ज्ञान की अपेक्षा आपसे करी ही जाएगी। तो इसलिए वहाँ पर आपसे सामान्य ज्ञान की अपेक्षा की जाएगी, और यहाँ पर आपको भी उसकी तैयारी शुरू रूप में करनी है। यहाँ देखिए 13वें प्रश्न की तरफ, OSI का पूर्ण रूप क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OSI? और यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा वह होगा
ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसका जो सही जवाब है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, एक क्वेश्चन फुल फॉर्म से होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। बढ़ेंगे 14वें प्रश्न की तरफ। दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? हु इज कंसिडर्ड द वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्रामर? आपको बता दें एडा लवलेस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15। अब दोस्तों 4 क्वेश्चन मैंने रखा टीचिंग एप्टीट्यूड से, 4 क्वेश्चन मैंने रखा आईसीटी से, और अब हम आ जाएंगे किसकी तरफ? आ जाएंगे मैन एंड एनवायरनमेंट की तरफ, यानी कि हम इकोलॉजी यानी कि यूनिट 4 को टच करने वाले हैं, और वह है वर्तमान में भारत में बायोडीजल का उत्पादन किस वृक्ष से किया जाता है? बायोडीजल इज करेंटली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम विच ट्री इन इंडिया? जेट्रोफा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 15 का यहाँ पर जेट्रोफा होगा। और अब हम बढ़ेंगे किस तरफ? 16वें की तरफ। और निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सबसे अधिक घटित होने वाली प्राकृतिक आपदा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट ऑकरिंग नेचुरल डिजास्टर इन इंडिया? दोस्तों यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के प्रश्न आयोग ने रखे हैं। बाढ़ इसका सही जवाब हुआ, फ्लडिंग 16 का यहाँ पर देखें, बाढ़ सही जवाब हुआ। बढ़ चलेंगे आगे अगले प्रश्न की तरफ। 17वां, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय शिखर के पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए सागर मंथन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई? सागर मंथन नेशनल पार्क वॉज एस्टेब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट द इकोसिस्टम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पिक्स? दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह होगा कंचनजंगा। कंचनजंगा इसका बिल्कुल सही जवाब है। और कंचनजंगा कहाँ से सिचुएटेड है आप इसको जानते हैं, सिक्किम में। और बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है बासिल कन्वेंशन का संबंध किससे है? दोस्तों बहुत सारे जो आपके पर्यावरणीय सम्मेलन हैं, चाहे वह रियो डी जेनेरो का सम्मेलन हो, चाहे वह आपका स्टॉकहोम का हो, क्योटो का हो, मॉन्ट्रियल हो, और यहाँ पर बासिल कन्वेंशन है। बासिल कन्वेंशन का संबंध किससे है? तो यह है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फ्रॉम हैजार्ड वेस्ट, यानी खतरनाक अपशिष्टों से पर्यावरणीय सुरक्षा। इसका सही जवाब हुआ 18 का ए। और अब हम बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न एक बार है, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित नहीं है? तो यहाँ पर जो 4 पार्क दिए हैं उसमें 3 तो मध्य प्रदेश में हैं। जैसा कि आप जानते हैं मध्य प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल भारत में सबसे ज़्यादा है, स्वाभाविक है कि वहाँ राष्ट्रीय पार्क भी ज़्यादा होंगे। तो कान्हा, पेंच और संजय नेशनल पार्क यह मध्य प्रदेश में है, जबकि बेतला झारखंड में है। बेतला नेशनल पार्क यहाँ पर नहीं है। बेतला इसका सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 20वां प्रश्न है, और 20वां प्रश्न एक बार आपका यूनिट 5 को टच करेगा। और यूनिट 5 को टच करते हुए यह आ गया किसका? हिस्ट्री का प्रश्न। हिस्ट्री में जैसा कि जानते हैं पूरी हिस्ट्री आपको जाननी नहीं है, लेकिन मुख्य हिस्ट्री तो आपको जाननी है। और यहाँ पर यह हिस्ट्री देखिए कि संगम साहित्य किस भाषा साहित्य का उदाहरण है? संगम लिटरेचर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच लैंग्वेज लिटरेचर? तमिल इसका सही जवाब हुआ। बढ़ चलेंगे 21वें प्रश्न की तरफ। और 21वां प्रश्न है, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था, कौन था? तो वह था फिरोज शाह तुगलक। 21 का सी सही जवाब हुआ। बढ़ चलेंगे 22वें प्रश्न की तरफ। और यह थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह थोड़ा नेशनल मूवमेंट का क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से देखिए कि बिफोर द एक्सक्यूशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरीज rejected the milk given to him for drinking and said, "Now I will only take my mother's milk." यह बात किसने कही थी? अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा। और दोस्तों यह बात कही थी राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। तो राम प्रसाद बिस्मिल इसका सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न किसका होगा? भारत का भूगोल। प्रश्न क्या है? भारत का एकमात्र ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? एकमात्र और भी एक्टिव है। ऑन विच आइलैंड इज इंडियाज ओनली वोल्केनो लोकेटेड? दोस्तों वैरन आइलैंड। वैरन आइलैंड इज द पार्ट ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड। तो यू कैन सी हियर द ऑप्शन इज डी, वैरन आइलैंड इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 24 and that's belong to solar system. You can see here the question, energy is produced in the star. स्टार में एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है? तारों में ऊर्जा उत्पन्न होती है, कैसे होती है? तो बाय फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन गैस। फ्यूजन नहीं, फ्यूजन, ध्यान रखिएगा। संलयन, विलयन नहीं, संलयन।
और यह फ्यूजन है और हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है, आपको पता होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न यहाँ पर आ जाएगा इंडियन पॉलिटी से। इंडियन पॉलिटी जो है वह आपके यूनिट 6 का हिस्सा है, जिसमें कि आपको इंडियन इकोनॉमी और इंडियन पॉलिटी है। इंडियन पॉलिटी में आपको पूरी तरह से आपको इसमें जुडिशरी भी जानना है, एग्जीक्यूटिव भी जानना है, आपको कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, संविधान, सारी चीज़ों को जानना है। तो यहाँ पर देखिए संविधान संबंधित प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किन अनुच्छेदों के अंतर्गत किया गया है। इससे पूर्व भी मैंने डिस्क्रिप्टिव प्रिंसिपल के संदर्भ में बातें की थी, यहाँ पर हम फंडामेंटल राइट के संदर्भ में आए हैं। और फंडामेंटल राइट जो है वह आपका 12 से 35 अनुच्छेद जो है आर्टिकल 12 से 35 के बीच में मेंशन किया गया है। और पहले इसकी संख्या 7 थी, जैसा कि आप जानते हैं, जिसको कि संपत्ति के अधिकार को लिखित में बदल दिया गया है। ये सारी बातें बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ। बढ़ेंगे 26वें प्रश्न की तरफ, और 26वां प्रश्न है कि अगर केंद्र और किसी राज्य में संवर्धित सूची में सम्मिलित विषय को लेकर टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लागू किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या माना जाएगा, केंद्र का कानून माना जाएगा। ये इसका सही जवाब होगा। अब बढ़ेंगे 27वें प्रश्न की तरफ, और 27वां प्रश्न कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द कंस्टिट्यूशनल सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इंटिटीज इज ऑथराइज्ड टू फिक्स द टैक्स डिवीजन इन द स्टेट्स, यानी कि संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संस्था राज्यों में कर विभाजन तय करने के लिए अधिकृत है। तो फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग इसका सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे 28वें प्रश्न की तरफ, और 28वां प्रश्न यहाँ पे है कि भारत के किस राज्य में कोई ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक नहीं है। दोस्तों हम आपको बता दें कि इकोनॉमी में आपको बैंकिंग भी है, टैक्स भी है, पॉवर्टी भी है, एम्प्लॉयमेंट भी है, तो सारी बातों को ध्यान में रखना होगा। यहाँ पर बैंकिंग संबंधी प्रश्न है कि विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज नो रूरल रीजनल बैंक, और इसका जो सही जवाब होगा वह होगा सिक्किम एंड गोवा। Now move to the question number 29, and this is related to poverty, and the question you can see here, the Lorenz curve is used to measure which of the following: unemployment, literacy rate, income tax या poverty. Poverty is the right answer of this question. Now move to the question number 30, and this is the last question of this test series. You can see the question, वह कौन सी कर प्रणाली है जिसमें कर उत्पादन के हर चरण पर लगाया जाता है। कर उत्पादन के हर चरण पर लगाया जाता है, यानी कि टैक्स इज लिविल्ड ऑन द एवरी स्टेप ऑफ प्रोडक्शन। दिस इज व्हाट, तो वैट जो है वैल्यू एडेड टैक्स, इसमें हर चरण पर आपको टैक्स लगाया जाता है। दोस्तों इसी के साथ ये 30 प्रश्नों की श्रृंखला, यह टेस्ट सीरीज समाप्त हुई। आपको प्रश्नों के क्वालिटी से वाकिफ हो चुके होंगे, सारी बातें आपके समझ में आ चुकी होंगी। अब हम इसको सबमिट करते रहे हैं, आप रिजल्ट देखें, रिजल्ट आपको पता चलेगा। और यहाँ रिजल्ट आप देखें, जिस तरह से मुझे 60 में 60 मिले हैं, 100% मार्क्स मिले हैं, आपको भी ऐसे ही मार्क्स मिले। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, और आगे फिर और वीडियो के साथ हम उपस्थित होते रहेंगे आपके लिए। तब तक के लिए ढेर सारा धन्यवाद।